This is an ABP Life podcast. देश में लोकसभा चुनाव के बस अब 2 चरणों का मतदान बाकी है। यूपी और बिहार में सर्वाधिक जंग है। कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार सत्ताधारी दल को सर्वाधिक चुनौती मिलने वाली है। बिहार में ही आरजेडी के पैट्रियार्क लालू प्रसाद यादव ने 2 सीटों पर अपनी 2 बेटियों को उतारा हुआ है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती मैदान में है और सारण से रोहिणी आचार्य उनकी दूसरी पुत्री मैदान में है। वहीं से राजीव प्रताप रूडी, जो पहले केंद्रीय मंत्री भी थे, वह अपना दम आजमा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार दोनों में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि एक दुखद घटना में सारण में जब 5वें चरण के मतदान में यानी 20 तारीख को जब मतदान हो गया, तब वहां 2 गुटों के बीच मारपीट की खबर आई और उसमें 2 लोगों के मरने की भी खबर है। मैं हूं व्यालोक और सारण के पूरे घटनाक्रम पर मैं बात करूंगा आनंद कुमार से। पत्रकार हैं, पटना में रहते हैं और राजनीतिक विश्लेषक तीखे माने जाते हैं। बिहार के घटनाक्रम पर पैनी नजर रहती है इनकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जी। धन्यवाद वालोक भाई। क्या हुआ सारण में, क्योंकि मतदान तो हो चुका था और उसके बाद हिंसा भड़की, गोलियां चली। फिलहाल कहा जा रहा है कि सब कुछ शांत है, सारा माहौल ठीक है, लेकिन 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी, इस घटना के बारे में अगर जानना हो तो देखिए क्या हुआ कि 20 मई को चुनाव जब हो रहा था, वहां पर वोटिंग 5वें चरण में जब वोटिंग हो ही रही थी, उस वक्त रोहिणी आचार्य जो हैं वो वहां पे इलाके के कई बूथों पर इधर उधर आ जा रही थी और इसी क्रम में वो भिखारी ठाकुर चौक के पास जो पोलिंग बूथ नंबर 118 था वहां पहुंच गई। वहां पर उनकी कुछ लोगों से बहस हो गई, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये लोग वहां पहले से बैठे हुए थे, पत्थर लाठी आदि से लैस थे, जबकि जो पुलिस का कहना है वो इससे अलग है। उनका कहना है कि भाई कोई लोगों से वहां पर जो मतदान करने के लिए आए लोग थे, उन लोगों से बहस हुई रोहिणी आचार्य की और उसके बाद वहां पर कुछ खींचतान जैसी नौबत और मारपीट जैसी नौबत आ गई। जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि रोहिणी आचार्य जो थी वो मतदाताओं से बुरा सलूक कर रही थी, बदसलूकी कर रही थी और उनके चले जाने के बाद 2 गुटों में यहाँ पर मारामारी शुरू हो गई। हालांकि कुछ लोग इसे जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं जी। अब जैसा कि बिहार के चुनाव है तो उसमें जातीय रंग न डाला जाए, न घोला जाए, ऐसा कई पत्रकारों को भी उचित नहीं लगता। उन्हें लगता है कि इसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। दरअसल ये 2 राजनीतिक गुटों के बीच हुई मारापीटी थी और इसी मारापीटी में बढ़ करके आगे, मतलब जब पूरा वोटिंग वगैरह सारा कुछ समाप्त हो चुका था, उसके बाद जाकर के जो असली घटना थी वो शुरू हुई। 21 मई की सुबह आरजेडी और बीजेपी दोनों के समर्थक भिखारी ठाकुर चौक के पास थे और एक वहां पर तेलपा प्राइमरी स्कूल है और उसके आसपास जो है वो 2 गुटों में गोलीबारी की घटना हुई जी। अब कौन से लोग इसमें थे, किस गुट के थे जो मारे गए, इन सब पे अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 2 गुटों के लोग थे क्योंकि आपस में मारामारी हुई और गोली चली। जी, और यहीं पर वो बात फिर से, हालांकि आपने कहा है कि इसको जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है जी, और जो मृतक हैं उसमें एक मृतक एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं, दोनों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनको कहा जा रहा है कि वह एक खास पार्टी के वोटर्स हैं, एक ब्लॉक वोटिंग करते हैं और उनसे रोहिणी आचार्य उनको देखने भी गई थी, हॉस्पिटल भी गई थी, मिलने भी गई थी। और यह पूरी तरह से कहा जा रहा है कि एक तरह से यह जातीय हमला अधिक था, राजनीतिक हमला नहीं था। इस संदर्भ में थोड़ा और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लालू यादव की जो राजनीति रही है वो पूरी तरह से माय समीकरण पर आधारित रही है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा जिस बारे में बात नहीं की जाती राजनीतिक हलकों में, वो नारा था भूरा बाल साफ करो। ये लालू यादव की पार्टी का राजनीतिक नारा हुआ करता था किसी दौर में और कहीं ना कहीं उसका असर लालू यादव के फिर से जागते ही आपको समुदायों पर भी होता हुआ दिखाई देगा। तो एक जो पहचान की राजनीति जिसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं,
उसका प्रयास जो है वो आरजेडी कर रही होती है। और अब चूंकि लालू यादव का दौर रहा नहीं, उनकी न तो पार्टी में उतनी चलती हुई दिखाई देती है कि भाई पार्टी में लोग उनकी बहुत सुन रहे हों। अब तेजस्वी यादव की ज्यादा सुनी जाती है, लालू यादव कहीं बैकग्राउंड में चले गए हैं कुछ स्वास्थ्य के वगैरह के कारणों की वजह से भी। और दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि आप अगर देखेंगे कि इस सीट पर जो चुनाव, जिस सीट पर रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं, वो सीट कैसी है, तो भी आपको ये चीज नजर आ जाएगी। इससे पहले भी रोहिणी आचार्य से पहले लालू यादव के समधी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट को भी उनकी पारिवारिक सीट माना जाता है, जहां से उनके परिवार के ही लोग कोई ना कोई हमेशा जीतते रहें या फिर उनको ही मिल जाए वोट, ऐसा प्रयास किया जाता रहा है। तो एक जाति के वोटर्स को एक मुश्त एक पक्ष में एक जाति के नाम पर उनसे वोट करवाने की कोशिश हमेशा से आरजेडी की रही है, और इसी के तहत ये कोशिश फिर से की गई। लेकिन जातीय जो उन्माद होता है वो भड़क नहीं पा रहा, राष्ट्रवाद की लहर जो है वो कहीं ज्यादा हावी है। और भले ही इसे जो पत्रकार बंधु हैं वो बहुत खुलकर न स्वीकारें, लेकिन एक अंडर करंट नाम की चीज होती है जो धीरे धीरे लोगों के अंदर बह रहा होता है, बहुत खुल के उसके बारे में बात नहीं की जाती। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, और यादव समुदाय में भी आप देखेंगे तो सारे बड़े बुजुर्ग आपको रामचरितमानस का पाठ करते हुए मिल जाएंगे। आपको ये काम करते हुए लोग ब्राह्मणों में उतना नहीं दिखेंगे, राजपूतों में उतना नहीं दिखेंगे, लेकिन यादवों में इनकी एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये जो अंडर करंट था, उनके पास से ये वोट खिसक कर राम मंदिर बनने की वजह से दूसरी तरफ जा रहा था, उसे रोकने का ये प्रयास कहा जा सकता है। लेकिन अब चूंकि ये वोटिंग होने के बाद हुआ है तो इसका भी कोई फायदा रोहिणी आचार्य को होगा ऐसा लगता नहीं। ये करना ही था तो उन्हें पहले करना चाहिए था, शायद जातीय उन्माद भड़काकर वो कुछ और वोट अपने पक्ष में 1000, 2000, 5000 वोट अपने पक्ष में कर पाती, लेकिन अब नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो कर पाने में सफल हो पाई है। जी, और इसी से रिलेटेड हमारा आखिरी सवाल है, क्या इस घटना का असर अगले 2 चरणों के मतदान पर बिहार में आप देख रहे हैं, उसमें क्या यादव वोटों का कंसोलिडेशन होगा? थोड़ा बहुत जो छिटक रहे थे आरजेडी की तरफ से वो वापस वहां चले जाएंगे, या क्या पूरा हिंदू एक मत होकर राष्ट्रवाद के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर वोटिंग वैसे ही करेगा जैसा आप बता रहे हैं, या इस घटना का क्या परिणाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस घटना का परिणाम वैसा नजर नहीं आ रहा जैसा कोशिश की गई। अब ये देखिए, ये हताशा की लड़ाई थी जिसमें कि 2 लोगों की बलि चढ़ा करके और राजद जो है वो अपने पक्ष में एक समुदाय के वोट को करना चाह रही थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि बाकी जो दूसरे शहर हैं, दूसरे इलाके हैं, दूसरे संसदीय क्षेत्र हैं जहां इनका असर होने की संभावना थी, वैसी जगहों में से अधिकांश पर चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। अब जिन जगहों पर वोटिंग बाकी है उन पर इसका अगर थोड़ा बहुत कुछ असर होता भी है तो वो असर जो है वो सीटों में तब्दील होता हुआ दिखाई नहीं देगा। 1-8% वोट इधर से उधर हो जाए तो हो जाए, लेकिन उससे सीटों पर कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं। अभी जैसे अगर आप देखें उदाहरण के तौर पर कि शिवहर एक ऐसी सीट होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां बड़ा कांटे का टक्कर है, तो अब शिवहर में जो है वहां पर आपको यादव वोटों की गिनती उतनी होती नहीं जितना कि उससे कोई असर पड़े। और भी जो दूसरी सीटें आप देखेंगे, जो भी प्रतिष्ठित सीटें आप देखेंगे, उन पर इसका कोई खास असर नजर नहीं आएगा। जो चुनाव मुख्य होने थे वो हो चुके हैं, जिन सीटों पर इसका असर हो सकता था उन सीटों पर अब देर हो चुकी है, और इस प्रयास का राजद को कहिए तो नुकसान ही होगा, फायदा कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.